भारत ने पहली बार हासिल किया $400 बिलियन की बरामदात का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों, बुनकरों, छोटी और दरमियानी सनतों, सनत साजों और बरामदकारों की दी मुबारकबाद। आत्मनिर्भर भारत यात्रा में इसे करार दिया एक संग मील। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान, मुख्तलिफ सनतों का इसमें रहा अहम किरदार। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूमि में आतिशजनी और कत्ल के मामले में रियासती हुकूमत से कल दोपहर तक तलब की रिपोर्ट। SIT और फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए मौके से शवाहिद। बीजेपी का ममता हुकूमत पर इल्जाम, कहा रियासत में बद से बदतर हो चुका है कानूनी नज़्म नस्क। कोविड-19 की रोकथाम के रहनुमा खतूत से मुतालिक अहम फैसला 31 मार्च के बाद जारी नहीं किए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दिफात को नाफिज करने के अहकामात। मरकज की रियासतों को मास्क पहनने के लिए गाइडलाइंस पर अमल कराने और हुजूम कम करने की हिदायत। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें वजीर आला के तौर पर उठाया हलफ। धामी के साथ काबीना के 8 वज़रा ने भी उठाया हलफ। सौरभ बहुगुणा और चंदन राम पहली बार बनाए गए काबीना के वज़रा। वजीर आज़म समेत कई मरकजी वज़रा की शिरकत। यूनान के वजीर खारजा का भारत दौरा। वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात। अम्मान के वजीर खारजा भी आज भारत का करेंगे दौरा। अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की याद में मुल्क मना रहा है यौम शुहदा। नायब सदर, वजीर आज़म और दीगर लीडरों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पेश किए खराज अक़ीदत। वजीर आज़म मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का करेंगे इफ्तिताह। यूक्रेन और रूस के दरमियान 28वें दिन भी तसादुम जारी। दोनों मुल्कों का जंग में फंसे लोगों के लिए नौ राहदारी बनाने पर इत्तफाक। रूसी फौज ने रेवन में फौजी डिपो को बनाया निशाना। अमरीकी सदर जो बाइडन नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। खेलों में आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस को कहा अलविदा। 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के बाद रिटायरमेंट का फैसला। मुसलसल 2 साल से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं बार्टी। आलमी नंबर 1 एशले बार्टी का रिटायरमेंट का ऐलान। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारत ने कोरोना बहरान और रूस यूक्रेन तनाज़े से पैदा होने वाली सूरत हाल के दरमियान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने पहली बार $400 अरब की अशिया बरामद करने का हदफ हासिल कर लिया है। हुकूमत ने यह हदफ अपनी मुकर्ररा तारीख से 9 दिन पहले हासिल किया है। आदाद शुमार के मुताबिक भारत हर रोज़ $1 अरब मालियत का सामान बरामद करता है, यानी हर घंटे में तकरीबन $4.6 करोड़ का माल दूसरे ममालिक को भेजता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तमाम स्टेक होल्डरों, किसानों, बुनकरों, MSME, सनतकारों और बरामद कंदगान को इस हदफ को हासिल करने में उनके ताउन के लिए मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि भारत ने पहली बार $400 अरब के सामान की बरामदात का हदफ हासिल किया है। इसमें इस कामयाबी के लिए अपने किसानों, बुनकरों, MSME, सनतकारों, बरामद कंदगान को मुबारकबाद देता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत की सिमत में एक अहम संग मील है। वज़ीर कॉमर्स और तिजारत पीयूष गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बरामदात के इस तारीख साज हदफ में तमाम सनतों का अहम किरदार रहा है। I have yet to hear of any prime minister focus on something like exports ever before. But he took this as a personal commitment. He took this as a challenge. He inspired all of us within the government. He motivated industry and all the other stakeholders. Prime Minister Modi never let a single moment go by where he was not monitoring personally, engaged with all the problems, guiding us through as we navigated the various challenges over the last 12 months. और पीयूष गोयल ने इस मौके पर इसे और भी ज्यादा रफ्तार देने की बात कही। Engineering goods grew by 50%. The agri exports will cross $40 billion, I'm told.
which is, we are talking of 3 lakh crores, 3 lakh crores of farmers' produce being exported. Overall, 30 lakh crores worth of goods being exported from India truly calls for a celebration, and across the country, I believe this is going to send a very, very strong message, a message of a very positive nature, a very confident future for our young boys and girls, for our startups, for all the stakeholders in this sector. अगली खबर, कोलकाता हाई कोर्ट ने बीरभूम इज्तमाई कत्ल मामले में मगरबी बंगाल हुकूमत को सख्त हिदायत जारी की है। अदालत ने रियासती हुकूमत को कल तक तहकीकाती रिपोर्ट और केस डायरी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि रियासती हुकूमत मामले में तमाम शवाहिद और गवाहों की हिफाजत को यकीनी बनाए। रियासती DGP और IG मशरक़ी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जज के साथ मुशावरत से इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर गवाह को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ मिले और कोई भी उन्हें धमकी ना दे सके। और मगरबी बंगाल बीरभूम में आतिशज़दगी और कत्ल के मौक़े की तहक़ीक़ात के लिए ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT और फॉरेंसिक टीम रामपुर हाट में जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। रामपुर हाट शहर के मज़ाफ़ात में बख्तोई गाँव में नामालूम शरपसंदों ने तकरीबन 10 मकानात को आग लगा दी थी, जिसमें 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए थे। ये वाक़या पीर की रात को पेश आया। इससे चंद घंटे पहले पंचायत सरबराह का कत्ल कर दिया गया था। चंद घंटों के बाद आतिशज़दगी के इस वाक़े को आपसी रंजिश की नज़र से देखा जा रहा है। इसी दौरान मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तफसीली हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा रियासत की अहम अपोजिशन जमात BJP ममता हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि रियासत में नज़्म व नस्क़ ख़त्म हो चुका है। BJP ने TMC पर अपने ही लोगों को मारने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल है, इसलिए सदर राज नाफिज करना ही वाहिद हल है। दूसरी जानिब पार्टी ने 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। उधर BJP ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। बंगाल में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। ममता बनर्जी जी को इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप के लिए कल हम लोगों ने अमित शाह जी से मुलाकात भी किया था और 356 धारा लगाना बिना इसके लगाए हुए बंगाल में लोगों का जान और माल की सुरक्षा नहीं है। इमीडिएट इसकी CBI के तदंत कराने चाहिए, जो कि उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि इस हत्या के पीछे कौन है। NIA का हस्तक्षेप आना चाहिए कि हाँ व्यापक बमबाजी हुई है। तो इस तरह से सेंट्रल एजेंसी जब तक नहीं आएगी, पुलिस खड़ा होकर ये हत्या जो करवाई है, इस हत्या का तभी रहस्य उद्घाटन हो सकता है जब सेंट्रल एजेंसी इस पर काम करे। वहीं दुर्गापुर वर्धमान हल्के से लोकसभा रुकने पार्लियामेंट और रियासत के BJP लीडर SS अहलुवालिया ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। बहुत ही दर्दनाक, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति जो भद्रलोक की समस्या है, संप्रदाय है या संस्कार है, उस पर एक बहुत बड़ा कलंक है। BJP ने मगरबी बंगाल के वाक़े को लोकसभा में भी उठाया। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट सुकांत मजमुदार ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुसलसल तशद्दुद हो रहा है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, लास्ट एक हफ्ते में पूरे पश्चिम बंगाल में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। इन 13 को पकड़ ले तो पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हमारे सांसद जगन्नाथ सरकार के गाड़ी के ऊपर बम से हमला किया गया। 2 मई के बाद से कंटिन्यू वहां पे विरोधियों के ऊपर पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है। माननीय चेयरमैन सर, इसलिए हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप करे और केंद्रीय सरकार यहाँ पे अपना जो अधिकार है संविधान में दिया गया है उस अधिकार को केंद्र सरकार प्रयोग करे। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि वो इस तरह के वाक़े के बाद खामोश नहीं रह सकते। मंगल को वज़ीर आला ने गवर्नर को एक ख़त लिखकर तहम्मुल से काम लेने की ताकीद की थी और कहा था कि इंतज़ामिया वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। गवर्नर धनखड़ ने आज एक जवाबी ख़त में लिखा कि वज़ीर आला ने चालाकी से उनके तबसरे को गैर माक़ूल और नामुनासिब करार देने की कोशिश की, लेकिन ऐसे घिनौने जुर्म के बाद वो राजभवन में खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते और अगर वह ऐसा करते हैं तो ये उनकी आइनी जिम्मेदारी के खिलाफ होगा।
उन्होंने लिखा कि रामपुर हाट वाक़े जैसे कई वाक़यात पहले भी रियासत में हो चुके हैं और इस वक्त ममता बनर्जी अपोजिशन में थी। वज़ीर आला को भेजे गए ख़त में रियासत में अमन के दावे पर गवर्नर ने लिखा है कि इसमें बड़ा मज़े का खेज़ दावा और कोई नहीं हो सकता। ख़त में गवर्नर ने असेंबली इंतख़ाबात के बाद तशद्दुद का मामला उठाया। उन्होंने इंसानी हुकूक़ के कौमी कमीशन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में हुक्मरान का कानून है लेकिन कानून की हुक्मरानी नहीं है। गवर्नर ने ममता हुकूमत को हिदायत दी है कि वो रियासत में जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक़ की बहाली के लिए इक़दाम करें। पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने देहरादून में मुनक़िद एक प्रोग्राम में उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकज़ी वज़रा मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी की तकरीब हलफ बर्दारी में कई रियासतों के वज़रा आला और पार्टी के कई सीनियर अरकान ने भी शिरकत की। पुष्कर सिंह धामी के अलावा 8 दीगर वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया, जिनमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धान सिंह रावत, सुबोध ओनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा शामिल हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हलफ बर्दारी तकरीब के बाद कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की तरक्की की समत में तेज़ रफ्तार से आगे ले जा रही है। धामी ने बताया कि नई हुकूमत की वज़ारती काबीना कल पहली मीटिंग करेगी। उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला की दूसरी मुद्दत के लिए हलफ लेंगे। योगी जी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लखनऊ में ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर JP नड्डा समेत कई रियासतों के वज़राए आला इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ मठों और मंदिरों के महंत भी शरीक होंगे। उत्तर प्रदेश में सनती इकाइयाँ कायम करने और चलाने वाले मुमताज़ सनतकारों को भी इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। और NDMA ने कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के कानून के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। अब 31 मार्च के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़ात के निवास से मुतालिक अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे। 24 मार्च 2020 से कोरोना से बचाव के लिए मरकज़ ने रियासतों से मास्क पहनने, सफाई सुथराई और दीगर इक़दामात से मुतालिक मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत पर अमल करने की अपील की। यूनान के वज़ीर ख़ारजा निकोस डिंडियास 2 रोज़ा भारत के सरकारी दौरे पर हैं। यूनानी वज़ीर ख़ारजा डिंडियास का भारत का पहला दौरा है। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में यूनान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और नुमाइंदा वफ़द सतह पर बातचीत की। अपनी तकरीर में डॉक्टर S जयशंकर ने अपने एथेंस के दौरे को याद किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी आज की बातचीत कई मायनों से अहम साबित होगी। When I came to your country, you were marking the 200 years of your independence. This is actually 75 years of our independence, so it's also interesting in terms of anniversaries. But what is for me particularly important in this relationship is really how comfortable we are with each other, how when we look at the world, our thinking is so similar. And it is of great value to me that our discussions would capture a perspective from another part of the world, a very important part of the world right now. I know that our discussions today will help take our bilateral cooperation also forward in many ways. और इसी दौरान यूनानी वज़ीर ख़ारजा निकोस डिंडियास ने भारत के साथ ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक सतह पर मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। We aspire our relation to become a strategic one,
And I hope that Prime Minister Modi and Prime Minister Mitsotakis will meet shortly, exactly for that purpose. We see many things in a very similar way: international law, sovereignty, human rights, prohibition of use of force, and a second commitment to international law of the sea, to UNCLOS. This also, and maritime security, is very important to us. I'm looking very much forward to our discussion on all serious issues, starting, of course, with the crisis in Ukraine. और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने सक़ाफ़ती और तालीमी तबादले के प्रोग्रामों पर दस्तखत किए। इसके साथ ही उन्होंने हिजरत और नक़्लो हरकत से मुतालिक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। यूनान के बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तौसीक़ का ख़त भी सौंपा। अगली खबर, हैदराबाद में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 11 अफराद की मौत हो गई है। ये तमाम महाजिर मजदूर थे। मरने वाले मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये गोदाम गांधीनगर के बायूगोड़ा इलाके में वाक़ है। साथ ही इस हादसे में कई लोग झुलस भी गए हैं। हादसे के बाद चारों तरफ खौफ और हिरास का माहौल है। आग बुझाने वाले अमले ने जाए वक़ूफ़ पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम शोहदा के मौके पर भारत के बहादुर बेटों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सलाम पेश किया। पीएम मोदी ने ट्वीट पैगाम में कहा कि यौम शोहदा पर मादर हिंद के शहीद सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खिराज अक़ीदत। मादर वतन के लिए जान देने का उनका जज्बा अहले वतन को हमेशा तरगीब देता रहेगा। जय हिंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में यौम शोहदा के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विप्लवी भारत गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। इस गैलरी में इनकलाबियों के ताउन पर बरतानवी राज के खिलाफ उनकी जद्दोजहद को पेश किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी इस मौके पर जलसा आम से भी खिताब करेंगे। और आज भारत के मुजाहिद आज़ादी, अजीम मुफक्किर और सोशलिस्ट सियासतदान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यौम पैदाइश है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले के अकबरपुर में पैदा हुए। उन्होंने अपने तरक्की पसंद फ़िक्र ख्याल से मुल्क को एक नई सिमत देने का काम किया। उनके वालिद महात्मा गांधी के पैरोकार थे, लिहाजा वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से गांधीयाई फ़लसफ़े की तरफ माइल थे और 10 साल की उम्र में सत्याग्रह के पैरोकार बन गए। लोहिया ने अक़लियतों और ख़वातीन के फ़लाह बहबूद में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सियासत के अलावा भारतीय अदब और आर्ट जैसे मौज़ूआत पर हज़ारों नौजवानों के साथ गुफ्तगू में काफ़ी वक्त गुजारा। लोहिया का इंतकाल 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मनोहर लोहिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत वो मुतादिद तारीख़ी वाक़यात में पेश रहे। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। वो अपनी उसूली सियासत और फ़िक्री काबिलियत के लिए एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने तारीख़ के सफ़ा से कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ डॉक्टर लोहिया का लॉर्ड लिनलिथ को एक ख़त और डॉक्टर लोहिया के वालिद और उनके दरमियान ख़त व किताबत की तस्वीर भी शेयर की। मुजाहिद आज़ादी राम मनोहर लोहिया की यौम पैदाइश के मौके पर पार्लिमान हाउस में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पार्लिमान हाउस में राम मनोहर लोहिया के मुजस्मे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत बहुत सारे अरकान ने गुलाह अक़ीदत पेश किए। और आलमी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन यूरोप के दौरे पर बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में यूक्रेन के बुरहान पर बातचीत के लिए नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ वो G7 ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के वज़ीर जैक सल्वान ने कहा है कि सदर बाइडन यूरोप की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे और तेल और गैस के लिए रूस के इन्हिसार को कम करने के बारे में मुश्तरका ऐलान करेंगे। सल्वान ने रूस को चीन की तरफ से फ़ौजी साजो सामान मिलने की बात मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने चीन को खबरदार किया है कि अगर उसने रूस की मदद की तो अमेरिका कार्रवाई करेगा।
इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एक माह से जारी जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ अमन मुज़ाकरात मुश्किल और जद्दोजहद से भरपूर हैं। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इसकी तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रात एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल शहर में 1 लाख अफराद ग़िज़ा, पानी और अद्वियात के बगैर गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरातकार मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले की वजह से मारियोपोल शहर से लोगों को बाहिफाजत निकालने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये बेतुकी जंग नाकाबिल तस्ख़ीर है और इसे मैदानी जंग से अमन की मेज़ पर ले जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि यह तनाज़ा भूख के आलमी बहरान की बाज़गश्त सुन रहा है। गुटेरेस ने तशवीश का इजहार किया कि 10 मिलियन यूक्रेनी शहरी अपने घर बार छोड़कर कहीं और मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया यूक्रेन के शहरों, कस्बों और देहातों में खौफनाक इंसानी मसाइब और तबाही का मुशाहिदा कर रही है। साथ ही उन्होंने इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने और अमन बहाली करने का मौका देने की बात कही। खेल की खबरों में आलमी नंबर 1 खातून टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने खेल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बार्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके मद्दाहों को अपने फैसले से आगाह किया। 3 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की बार्टी माजी में भी टेनिस में वक्फा ले चुकी हैं, लेकिन इस बार वो वापसी के लिए तैयार नहीं हैं। 25 बरस की बार्टी जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रिटायरमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान भी करने वाली हैं। स्पेन के मायानाज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल की पसली में चोट लगने की वजह से टेनिस कोर्ट से वो 4 से 6 हफ्तों तक दूर रहेंगे। इससे उनकी फ्रेंच ओपन की तैयारियों को भी धचका लगा है। नडाल ने कहा कि अमेरिका से वापसी के बाद स्पेन में उन्होंने जांच कराई थी, जिसमें ये वाज़ेह हुआ है कि उनकी बाएं पसली में स्ट्रेस फ्रैक्चर है और इसी वजह से उन्हें कोर्ट से दूर रहना पड़ेगा। नाज़रीन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। श्रीनगर की मशहूर ढल झील के किनारों जबरून पहाड़ के दामन में वाक़े ट्यूलिप गार्डन तकरीबन 30 हेक्टेयर के रकबे पर फैला हुआ है। इसे 2007 में सियाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से खोला गया था। इस साल बाग में 68 इक़साम के 15 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप बल्ब लगाए गए। और इस खूबसूरत नज़ारे के बाद आइए अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। भारत ने पहली बार हासिल किया $400 बिलियन की बरामदात का हदफ। वज़ीर आज़म ने किसानों, बुनकरों, छोटी और दरमियानी सिनतों, सिनतसाजों और बरामदकारों को दी मुबारकबाद। आत्मनिर्भर भारत यात्रा में इसे करार दिया एक संग मील। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल का बयान, मुख्तलिफ सिनतों का इसमें रहा है अहम किरदार। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीरभूम में आतिशजनी और कत्ल के मामले में रियासती हुकूमत से कल दोपहर तक तलब की रिपोर्ट। SIT और फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठे किए मौके से शवाहिद। बीजेपी का ममता हुकूमत पर इल्ज़ाम, कहा रियासत में बद से बदतर हो चुका है कानून नस्ब। कोविड-19 की रोकथाम के रहनुमा खतूत से मुतालिक अहम फैसला, 31 मार्च के बाद जारी नहीं किए जाएंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही दफात को नाफिज करने के अहकामात। मरकज़ की रियासतों को मास्क पहनने के लिए गाइडलाइंस पर अमल कराने और हुजूम कम करने की हिदायत। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें वज़ीर आला के तौर पर उठाया हलफ। धामी के साथ काबीना के 8 वज़रा ने भी उठाया हलफ। सौरभ बहुगुणा और चंदन राम पहली बार बनाए गए काबीनी वज़रा। वज़ीर आज़म समेत कई मरकज़ी वज़रा की शिरकत। यूनान के वज़ीर ख़ारजा का भारत दौरा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात। अम्मान के वज़ीर ख़ारजा का भी भारत दौरा। अज़ीम मुजाहिदीन आज़ादी की याद में मुल्क मना रहा है यौम शुहदा। नायब सदर, वज़ीर आज़म और दीगर लीडरों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पेश की खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का करेंगे इफ्तिताह। यूक्रेन और रूस के दरमियान 28वें दिन भी तसादुम जारी। दोनों मुल्कों का जंग में फंसे लोगों के लिए नौ राहदारी बनाने पर इत्तफाक। रूसी फौज ने
रेवन में फौजी डिपो को बनाया निशाना। अमरीकी सदर जो बाइडन नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस को कहा अलविदा। 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के बाद रिटायरमेंट का फैसला। मुसलसल 2 साल से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं बार्टी। आलमी नंबर 1 एशले बार्टी का रिटायरमेंट का ऐलान। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।